दोस्तों हाल ही में मैंने एविल डेड राइज मूवी देखी और मैं ये मूवी देखने के बाद दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी हॉरर मूवी देखनी है तो इससे बेहतर मूवी कोई हो ही नहीं सकती। और इस मूवी की कहानी भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। तो आज की मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और ट्रेसा। और ये तीनों लेक साइड केबिन में वेकेशन मनाने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और फिर ट्रेसा जेसिका को चेक करने जाती है और जेसिका सो रही होती है। और हम यहाँ पर जेसिका को विदरिंग हाइज नाम की बुक पढ़ते हुए देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जिसको 1847 में एमिली ब्रोंक ने लिखा था और इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल माना जाता है। और फिर अचानक से जेसिका उठ जाती है और किताब में लिखी हुई लाइनों को रिपीट करने लग जाती है। और फिर जैसे ही ट्रेसा जेसिका को चेक करने के लिए नजदीक जाती है तो जेसिका ट्रेसा के बालों को पकड़कर उनको नोच लेती है। और फिर ट्रेसा अपने आप को छुड़ाकर भागते हुए बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कैलेब ड्रोन उड़ा रहा होता है। लेकिन जेसिका भी पीछे पीछे आ जाती है और खुद को ड्रोन से मार लेती है और पानी में गिर जाती है। और फिर कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है और पानी के बाहर फेंक देती है। और फिर जेसिका खुद पानी के ऊपर उड़ने लग जाती है और ट्रेसा ये सब देखकर चिल्लाने लग जाती है और यहीं से मूवी की शुरुआत हो जाती है। और फिर यहाँ से कहानी एक दिन पहले जाती है, जहाँ पर हम एक क्लब में एक बेथ नाम की लेडी को देखते हैं जो कि खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है। और फिर हम जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद बेथ अपनी सिस्टर एली को विजिट करती है और यहाँ हम एली के परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। और फिर एली के यहाँ पर 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम होता है डैनी और बीच वाली बेटी का नाम होता है ब्रिजिट और सबसे छोटी बेटी का नाम केसी होता है। और एली 2-3 महीने पहले ही अपने पति से अलग हो चुकी है और उसका पति चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर एली को पैसे भेजता रहता है, लेकिन बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। उसके हिसाब से पैसे भेज देना इज मोर देन सफिशिएंट। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि बेथ भी अपने म्यूजिक करियर को लेकर हमेशा बाहर ही रहती है और इन दोनों बहनों के बीच थोड़ी दरार आई हुई है। और फिर इन दोनों बहनों के बीच घर पे बातचीत हो रही होती है कि अचानक से भूकंप आ जाता है और इस भूकंप से इनके बिल्डिंग की हालत बिगड़ जाती है। और वैसे भी इनकी बिल्डिंग की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये लोग भी शिफ्ट करने की सोच ही रहे होते हैं। और भूकंप के टाइम पर ये तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे होते हैं। फिर पार्किंग में उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल दिखता है और फिर डैनी इस हॉल के अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था और नीचे कुछ लॉकर्स वगैरह थे। फिर डैनी छानबीन करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ फाइल्स वगैरह मिलती हैं। और फिर अचानक डैनी को एक किताब मिलती है और उस किताब के साथ एक रिकॉर्ड भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं उस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जिसको रिकॉर्ड प्ले में प्ले किया जाता है, जो सीडी जैसा दिखता है। और फिर उसको एक पुराना फोटो भी दिखता है जिसमें 3 फादर को साफ देखा जा सकता है। और साथ ही वहाँ पर उसे एक अजीब सा कॉइन मिलता है और ढेर सारे क्रॉस के निशान दिखते हैं। बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट थे। फिर वो उस बुक को लेकर वहाँ से चला आता है, लेकिन उसकी बहन उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो अपनी बहन की एक नहीं सुनता। फिर घर पे आकर डैनियस उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिसमें अजीब से दांत बने हुए थे और इन्हीं दांतों से डैनी को एक कट लग जाता है और उसका खून किताब पर गिर जाता है, जिसे ये किताब सोख लेती है। और उसके बाद ये किताब अचानक अपने आप ही खुल जाता है और इस किताब के अंदर बहुत ही भयानक पिक्चर्स बने हुए थे। और उसकी बहन अब भी उसको मना कर रही थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर उसके बाद डैनी उस रिकॉर्ड प्ले को अपने रिकॉर्ड में बजाता है और उस रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये एक बुक ऑफ द डेड है। ये किताब एक इंसानी मांस से बना है जिसकी इंकिंग खून से की हुई है। और इस किताब पर कुछ प्रिस्ट रिसर्च कर रहे थे जिसके लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। और ये प्रिस्ट अपने इस रिकॉर्ड में कह रहे थे कि इस किताब में कुछ रिचुअल्स और इनकांटेशंस हैं, वो इस दुनिया के है ही नहीं। और उसके बाद अचानक से रिकॉर्ड प्ले अपने आप ही प्रिस्ट के चैंटिंग को प्ले करने लग जाता है, जो कि इसी बुक से थे। और हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लग जाते हैं और उसकी वजह से एक डिमोनिक एंटिटी आजाद हो जाती है। मतलब कि हमें उस वक्त उस डिमोनिक एंटिटी को दिखाया नहीं जाता, लेकिन ऐसा ही फील होता है। फिर वो डिमोनिक एंटिटी अपने होस्ट को खोजने लग जाती है और इस पॉइंट पर एली लिफ्ट में नीचे जा रही थी और ये डिमोनिक एंटिटी सीधा एली को पजेस कर लेती है और लिफ्ट के केबल्स एली को बांध लेते हैं और उसे लटका देते हैं। और इस सीन से क्लियर हो जाता है कि एली अब पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी है। और फिर एली अजीब तरीके से घर में वॉक करते हुए आती है और वो अंडों को फोड़ फोड़ कर कुक करने लग जाती है। और फिर वो अपने ही परिवार को मारने की बात करती है, जिसके बाद वो उल्टी करके खुद ही मर जाती है। और ये सब देखकर सब डर जाते हैं और आसपास के 2 नेबर भी यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें से एक यंग लड़का था जिसका नाम गेब था और एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम मिस्टर फोंडा था। मरने के बाद गेब एली की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार अपने आप ही खुल जाती थी। और फिर गेब सबके साथ मिलकर प्रे करता है और उसके बाद वो मिस्टर गोंडा के साथ मिलकर घर से बाहर निकलने की प्लानिंग करता है, लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट्स काम नहीं कर रही थी और बिल्डिंग की सीढ़ियां अर्थक्वेक के कारण टूट चुकी थी
और बिल्डिंग का इमरजेंसी एग्जिट भी लॉक हो चुका था, जिसे ये दोनों खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। और इस पॉइंट पर बेथ अपने बहन एली के मरने का दुख जता रही थी, लेकिन तभी उसके फोन से एली की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। और फिर एली का शरीर भी जिंदा हो जाता है और एली पूरे तरीके से पजस दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड हो। और फिर बेथ फील करती है कि एली का शरीर तप रहा था और इसीलिए वो बच्चों की मदद से एली को बाथ टब में डाल देती है। लेकिन फिर एली अचानक से छत पर उल्टा लटक जाती है और वो इन सब पर अटैक कर देती है और एली के चिल्लाने से आसपास के कांच भी टूटने लग जाते हैं। और इसी कांच के एक बड़े से टुकड़े के साथ एली अपने बहन बेथ के हाथ में बहुत बड़ा घाव कर देती है और फिर वो अपने टैटू बनाने वाले पेन से अपने ही बेटी के गालों पर खरोच कर देती है और अपने मुंह से जीभ निकालकर बेटी के ही गालों पर अपना खून डालने लग जाती है। और इतने में ही एली का बेटा एली पर अटैक कर देता है और धक्का लगने के कारण एली घर से बाहर हो जाती है और फिर ये लोग मिलकर घर को बंद कर लेते हैं। और फिर बाहर जैसे कि हमको पता है कि इनके पड़ोसी उस इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और अब एली भी वहाँ पहुँच चुकी थी और फिर एली इन दोनों को बुरी तरीके से मार डालती है। और फिर एली अपनी छोटी बेटी से आकर रिक्वेस्ट करती है कि बेटी तुम घर का दरवाजा खोल दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। तो एली अपनी छोटी बेटी को मना लेती है दरवाजा खोलने के लिए और दरवाजा खुल जाता है। और फिर ऐसे में एली अपनी ही बेटी का गला पकड़ लेती है, लेकिन एन वक्त पर डैन और बेथ आकर उसको छुड़ा लेते हैं और दरवाजे को फिर से लॉक कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एली की बड़ी बेटी को जो कट लगा था वो इन्फेक्ट होने लगता है और उसके कान, नाक, मुंह, आँख सबसे काला लिक्विड निकलने लगता है और उसके बाद वो भी पजस हो जाती है और वो कांच खाने लगती है और उसके बाद वो बाकी के बचे हुए घर वालों पर अटैक कर देती है। और इस हाथापाई में छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के सर में एक लकड़ी घुसा देती है। बेसिकली कैसी अपनी स्टिक के ऊपर एक डॉल लगाकर उससे खेलती थी और वो इस डॉल को स्टेफनी बुलाती थी और स्टिक से चोट पहुंचने के कारण वो बड़ी बहन मारी जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस से खड़ी हो जाएगी, इसीलिए डैनी फौरन अपनी बहन को एक बेड से बांध देता है। फिर डैनी बेथ से कहता है कि ये सब उसकी गलती है और ये सब उसी के कारण हो रहा है क्योंकि उसी ने उस बुक को खोला था जिसके कारण वो डीमन अनलीश हुआ है। फिर बेथ उस बुक को चेक करती है और उस रिकॉर्ड को भी सुनना शुरू करती है ताकि उसको उस डीमन को कंट्रोल करने का कोई उपाय सूझ सके। और अब इस पॉइंट पे पजेस्ड एली जो उस अपार्टमेंट से बाहर थी वो वेंटिलेटर में एक बिल्ली को देख लेती है जिससे उसे आइडिया मिल जाता है कि वो वेंटिलेटर के थ्रू घर के अंदर घुस सकती है। बस फिर क्या था, वो वेंटिलेटर के थ्रू घर में घुस आती है और तब तक एली की बड़ी बेटी भी मौत से जाग गई थी और वो फिर अपने ही बड़े भाई पर हमला कर देती है और फिर वो डैनी पर खून की उल्टियां करने लग जाती है। लेकिन डैनी जैसे तैसे करके अपनी ही बहन को आग लगा देता है और डैनी खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि मोस्टली अब वो भी नहीं बचने वाला है, मतलब कि मरने के बाद वो भी पजस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एली वेंटिलेटर से घर में एंटर कर जाती है और वो सीधा बेथ पर अटैक कर देती है जो कि फिलहाल रिकॉर्ड सुन रही थी। और फिर एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और फिर एली उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है और साथ में ये भी कहती रहती है कि आज वो 2 सोल्स को डिवॉल्व कर देगी। ऐसे में एली की छोटी बेटी बेथ को एक सीजर पास कर देती है और बेथ वो सीजर एली के नाक में घुसेड़ देती है और ऐसे में एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और ऐसे में एक बात समझ में आती है कि इनके सर पे अटैक करने से थोड़ी देर के लिए ये डीमन शांत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बेथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो लिफ्ट काम कर रही थी और सीढ़ियां टूट चुकी थी और इमरजेंसी डोर भी लॉक था। उसको मरे हुए बूढ़े आदमी की गन दिखाई देती है और वो उसे ले लेती है, लेकिन तभी एली यहाँ पर आ जाती है। लेकिन बेथ एली को शूट करती है जिससे एली के हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन अभी तक बाकी मरे हुए लोग भी पजस होकर खड़े हो जाते हैं और वो एली के पेट को नोच कर उसी के अंदर मर्ज हो जाते हैं, जिससे सभी मरे हुए मिलकर एक बड़ा डीमन एंटिटी बन जाए। लेकिन फिर तभी अचानक से लिफ्ट काम करने लग जाती है और बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट में चली जाती है। लेकिन फिर लिफ्ट में अचानक से खून भरने लगता है और जब तक लिफ्ट नीचे आता लिफ्ट में से खून की बौछारें निकलने शुरू हो जाती हैं। उस खून की बौछारों के साथ बेथ और कैसी भी बाहर आ जाती हैं और फिर हम तभी एली को देखते हैं जिसके शरीर में बाकी के लोग भी मर्ज हो गए थे और ये सभी एक साथ मिलकर किसी स्पाइडर डीमन की तरह दिख रहे थे। और फिर बेथ यहाँ पर पार्किंग का दरवाजा ओपन करके क्लोज करती है और इससे पहले कि दरवाजा बंद होता वो और कैसी स्लाइड मारते हुए दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही वो डीमन कैसी को खींच लेता है और ऐसे में कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस अंदर आना पड़ता है और इससे पहले डीमन कैसी को मार पाता बेथ यहाँ पर शॉटगन की मदद से डिमोलिक एली पर अटैक कर देती है और फिर यहाँ पर डीमन और बेथ के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को एक बड़े से शडर में डालने की कोशिश कर रहे थे और इसमें कैसी भी बेथ की मदद करती है और फाइनली एक चेन सो की मदद से बेथ डिमोनिक एली को काट डालती है और उस शडर के अंदर धकेल देती है जिससे उसका पूरा शरीर ही श्रेड हो जाता है और एली का सिर्फ केवल सर ही बचता है जो कि उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। और फिर बेथ लिली के उस सर को भी उस श्रेडर में धकेल देती है और उसके बाद बेथ और कैसी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं, वही जेसिका
जेसिका जिसको हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पे रहती थी और फिर वो पार्किंग लॉट में आती है ताकि वो अपनी कार में टेरेसा के साथ वेकेशन पे जा सके। और फिलहाल वो टेरेसा के साथ वीडियो कॉल पर थी और वो उसे पिक करने जाने वाली ही थी, लेकिन तभी उसे पार्किंग लॉट में खून वगैरह दिखता है और वो काफी घबराने लगती है। और फिर हम समझ पाते हैं कि भले ही एली मारी जा चुकी है, लेकिन वो डिमोनिक एंटिटी अब भी आजाद है क्योंकि उसे कैद नहीं किया गया। और ऐसे में ये एंटिटी जेसिका को पजेस कर लेती है। और फिर उसके बाद जेसिका के साथ क्या होता है वो तो हम फिल्म के शुरुआत में देख ही चुके हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये डिमोनिक एंटिटी आजाद है और ये फिल्म भले ही यहाँ पर खत्म हो रही हो, लेकिन इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एविल डेड राइज की कहानी और इस फिल्म की एंडिंग से लग रहा है कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।